स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर 9 पे। हम PYQ सीरीज कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की। वी हैव डन क्वेश्चंस टिल 2013 का ही लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। और आई होप आप लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो आप पढ़ रहे होंगे एंड यू माइट बी एबल टू डू इट। एंड रिंग थ्योरीज मैंने बताया था, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो आई होप डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करते जा रहे हैं साथ साथ में। और हम लोग इसमें रिंग थ्योरी में एक्चुअली यूपीएससी में पॉलिनोमियल रिंग भी है, तो दोनों चीजें हैं, जो नॉर्मल रिंग्स भी हैं वो भी है और रिंग। बट अच्छी बात ये कि हम इन दोनों में वी कैन रिलेट द डेफिनेशंस, बट इसमें हम पॉलिनोमियल में डील करते हैं और उसमें हम नॉर्मल एलिमेंट्स और रिंग्स में डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो। लेट्स गेट विद दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन है कि आरसी एक रिंग है ऑफ ऑल रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0-1 अंडर द ऑपरेशंस की f प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है दो फंक्शंस की उन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है दो फंक्शंस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और हमको एक m सेट दिया हुआ है fx belonging to RC such that f of 1/2 is equals to 0। इसका मतलब सारे वो फंक्शंस जिनका 1/2 0 है। f 1/2 0 का मतलब यही होता है कि इसका मतलब है वो फंक्शन 1/2 पे 0 है, करेक्ट। इसका मतलब 1/2 उसका क्या है, 1/2 इसका एक रूट है या पोलिनोमियल है, तो इसका रूट होता है ना पोलिनोमियल का, तो वो है। तो वी कैन से x माइनस 1/2 विल बी वन ऑफ द फैक्टर, करेक्ट। तो ये दिमाग में रखिएगा, हम इसको आगे यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द आंसर। तो पहली बात मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। मैक्सिमल आइडियल के बारे में हम लोगों ने नॉर्मल रिंग में पढ़ा है, तो मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात, मैक्सिमल आइडियल एक नॉन एम्प्टी कम्यूटेटिव रिंग में एक आइडियल है m, एक आइडियल है ये, एंड इट इज सेड टू बी अ मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली if it is not equal to RC first of all, मतलब it should not be equal to the ring given. Is it equal? No. Clearly we can say, हमारा लाइन पहला यही होगा, clearly m is not equal to RC. Okay, this is very clear in our head because m में खाली ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जिनका वन ऑफ द रूट 1/2 है। ठीक है, now we what do we do, we assume another set or ideal you can say which is contained in RC. ठीक है, we assume this. ठीक है, now m is and such that m is contained in B is contained in RC. So we for showing that m is a maximal ideal, हमें पता है सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट होता है कि शुड नॉट बी इक्वल टू द रिंग, एंड सेकंड होता है दैट इफ सच थिंग हैपेंस देन ईदर m इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू RC। ठीक है, फॉर शोइंग दैट दिस इज वी नीड टू शो दैट either m is equal to b or b is equal to the ring itself. Okay, is it clear? ये हमें दिखाना पड़ेगा। Now अब हम लेते हैं that फर्स्ट केस हमारा है that if by chance जो हमने जो ये आइडियल लिया है वो m के बराबर है, then we are done, we have proved. Why? Because जैसे ये चीज प्रूव हो गई वैसे प्रूव होगा कि वो एक आइडियल है। Now we suppose the second case. Now सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इफ b इज नॉट इक्वल टू m, हमने क्या किया, m जो है क्लियरली हमने देखा है कि वो कंटेन्ड है। इसको पहले बात मैं 1 मान लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है जो हमने सच दैट की है, और ये हमने करा कि b इज नॉट इक्वल टू m। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज m इज m was b since b is not equal to m and m is contained, अब हमें पता है कि m जो है and we know m is properly contained in B, correct? This implies, इन दोनों चीजों से हमें पता जाएगा कि m जो है वो properly contained है B में, मतलब it can not be equal to B। ठीक है, तो this implies there will exist some fx belonging to B such that fx does not belong to m। ठीक है, अब हम इस पे काम करेंगे, एंड अगर b नॉट इक्वल टू m है तो हमारे पास यही शो करने के लिए रह गया, वी नीड टू शो, ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें दिखाना दैट b इज इक्वल टू
RC. Now clearly we know, clearly from 1, since B is contained in RC, therefore we only need to show that RC is contained in B. So if we show these two, from these two this will imply that B is equals to RC. तो हमें ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि हमें शो क्या करना है, ठीक है? Okay, now we proceed with this. अगर हमने एक fx लिया belonging to B such that fx does not belongs to M. Now fx जो है, अब डिविजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी थी एक बार, डिविजन एल्गोरिथम जो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज qx इनटू, अब हम m की बात करते हैं, m में कैसे आइडियल है, राइट? m व्हाट इज m? वी कैन से m इज इक्वल टू gx वेयर gx इज ऑफ द टाइप x minus 1/2. वाई? बिकॉज हमने इसमें लिखा ना कि fx कैसे है, बिकॉज m में कैसे f है कि f of 1/2 इज इक्वल टू 0, मतलब सारे ऐसे फंक्शंस जो जिनका रूट जो है 0 है. दिस इम्प्लाइज x minus 1/2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है? तो gx इज x minus 1/2. ओके, सो हमने ये ले लिया, एक आइडिया हमारा m ऐसा है. ओके, सो नाउ क्लियरली बाय डिविजन एल्गोरिथम, we can write, this implies that fx is equals to qx dot gx plus r. करेक्ट? we have no doubt in this कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे Rx के बारे में, ठीक है? यहाँ हमने Gx को रिकॉग्नाइज कर लिया ऑलरेडी कि Gx कैसा होगा, बिकॉज वो M से बिलोंग कर रहा है, तो वो एक Gx कैसा होगा, x minus 1/2, या कुछ ऐसे हो सकते हैं qx into x minus 1/2 plus r, ठीक है? नाउ विल टॉक अबाउट r. नाउ वेयर यहाँ पे जो ये qx and Rx है, they also belong to RC, correct? They belong to RC. Now what about Rx? Now if Rx is equal to 0, ठीक है? अगर Rx 0 हो गया, then this implies that fx is equals to qx dot x minus 1/2. But ये जो है मतलब gx, this implies fx is equals to qx dot gx, correct? इसका मतलब क्या है? That this implies that fx जो है it belongs to this gx, correct? So this is not possible, which is equal to m. ये m है हमारा. This is not possible. This contradiction. Why? Because we have assumed here. देखो मैंने यहाँ assume किया था कि हमने यहाँ किया था कि fx जो है वो m में belong नहीं करता है. तो this implies clearly that Rx is not equal to 0, ठीक है? Now we come to the degree. Okay, so this implies the degree of Rx. अब यहाँ Rx equal to 0 नहीं है, इसका मतलब है डिविजन एल्गोरिथम में यही बोलता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं जहाँ Rx या तो 0 होता है या degree of Rx is less than degree of gx. It will be less than degree of gx. Okay, now here degree of gx is equal to डिग्री gx is equal to 1. इसका मतलब है कि Rx की डिग्री क्या होगी? This implies degree of Rx is equal to 0 and this implies Rx is a constant. एक constant है, ठीक है? ये हमको समझ में आ गया. हम यहाँ कर लेते हैं assume let Rx be equal to C. So यहाँ से हमारा putting this in this equation, ठीक है? We get this implies fx is equals to qx dot gx plus c, and here c becomes equal to fx minus qx dot gx, ठीक है? ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमने यहाँ पे कर लिया. Now we say that c belongs to b. qx into, okay, c is equals to fx minus qx into x minus 2, and fx जो है हमारा b में बिलोंग कर रहा है, fx हमारा b में बिलोंग कर रहा है, fx belongs to b, and qx into gx, this belongs to qx into gx, ठीक है? इसको बिलोंग करना पड़ेगा. this belongs to what? This belongs to m, और
C indirectly will belong to, this will imply that C will belong to B. Correct? C belongs to B. Yes, C belongs to B, क्योंकि fx हमारा B से belong कर रहा है और उसमें से इन दोनों से जो चीजें होनी चाहिए they should belong to B only. So it will minus जो भी आएगा वो C जो होगा वो हमारा B से ही belong करने वाला है, because ये दोनों चीजें B से ही belong करती हैं. Okay, so we come to know that C belongs to B. Now let some Gx belongs to RC. Okay, it belongs to the ring. Gx belongs to the ring clearly. Why? Because B जो है वो contained है, ठीक है, और M भी contained है RC में, तो जो Gx है वो उसमें contained तो होगा ही, ठीक है. And we can write Gx to be equal to C dot Gx by C. करेक्ट. हमने इसको RC में से लिया है और हमने प्रूव कर दिया कि वो जो है B में बिलोंग कर रहा है, because this belongs to B, ठीक है, and Gx by C will this belongs to RC. Correct? So we have proof. आइडियल हो गया ना. ये आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इफ C belongs to if C, आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है? आइडियल की डेफिनेशन यही होती है कि आइडियल है ना, तो वो ये जो C into G this है, this will belong to B. How? Because B is an ideal and C belongs to B, Gx by C belongs to RC, and उसका multiplication will belong to B only. So G belongs to B, Gx belongs to B. This implies that Gx belongs to B. So we have proved that RC is contained in B, and we knew that B is contained in RC, and so this implies B is equal to RC. So we have proved that the given ideal M, this implies the given set M is a मैक्सिमल आइडियल. कुछ नहीं किया, डेफिनेशन से हमने सारा प्रूफ किया है और यहाँ पे उन्होंने बीच में एल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया है, बस और कुछ नहीं किया है. बाकी वी हैव जस्ट प्रूफ विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस. आइडियल की डेफिनेशन यूज की है, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन यूज करी है, बस ये सब यूज करके वी हैव प्रूव द क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन क्लियर है और कैसे प्रूफ किया ये भी क्लियर है. जस्टिफाई और आंसर हो ही गया है, आंसर जस्टिफाई हो गया है बिकॉज डेफिनेशन हमने प्रूफ कर दिया पूरी उसके लिए, तो वो डिफाइन हो गया है एंड इट इज क्लियर दैट इट इज verifying it is a maximal ideal. Okay, any problem, anyone? तो अगर हो तो आप कमेंट में लिखिएगा. और then we come to the next question. 2013 का ये भी क्वेश्चन है. ये है हमारा एक J दिया हुआ है, A plus IB, A, B belongs to Z. ये रिंग ऑफ गॉस इंटीजर्स है, ये बहुत फेमस रिंग है, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं. Which of the following is J? अब हम लोग यहाँ पे डोमेन्स के बारे में सीखेंगे कि यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हमें बताना है कि J इन सब में से क्या है, ठीक है, और एक से ज्यादा भी चीज हो सकती है, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, I'll just show you the definitions of these terms. ये आप लोग को वैसे भी पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए, आना पहले से पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ दे देती हूँ. हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है. यूक्लिडियन डोमेन पहले से तो बात ये तो सबको पता है कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कि अगर a, b जो है एंड इफ a b इज इक्वल टू 0 देन इधर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0. करेक्ट. तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है. उसको यूक्लिडियन डोमेन तब कहते हैं जब कोई फंक्शन d एग्जिस्ट करता है. इफ देयर इज अ फंक्शन d फ्रॉम द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द इंटीग्रल डोमेन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट ये दो हमारे कंडीशंस हैं कि d ऑफ a शुड बी लेस देन इक्वल टू d ऑफ ab फॉर ऑल नॉन जीरो a, b बिलोंगिंग टू d. एंड अगर दोनों d से बिलोंग करते हैं, b नॉट इक्वल टू 0, ये काइंड ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम की तरह है, तो हमें एक दो एलिमेंट्स और मिलेंगे q, r, d से, कि हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके a को एक्सप्रेस कर सकते हैं b के टर्म्स में, bq plus r, and here also either r is equal to 0 or the function d of r, the value of the function d at r is less than the value of the function at b. और यहाँ पे हमें जो फंक्शन d है वो हम कभी कभी खुद से भी रिकॉग्नाइज करते हैं और कभी कभी दिया भी होता है क्वेश्चन में कि d क्या फंक्शन है. जैसे गॉसियन फीचर की जो हम बात करने वाले हैं उसमें जो हमारा फंक्शन होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है. Z में बेसिकली तभी वो यूक्लिडियन डोमेन होती है जब उसका जो d होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है.
So it is d is the absolute value, and in this what we are dealing with Gaussian integers, उसमें क्या है, हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाती है, उनका मैग्नीट्यूड, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, यस। अब हम आते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है। एक इंटीग्रल डोमेन D is a unique factorization domain if every non-zero non-unit elements of D can be written as the product of irreducibles of D। अब पहली बात, irreducible elements क्या होते हैं, irreducible elements क्या होते हैं, they are non-zero non-unit elements, and if they are written as a product of two elements then either one of the element is a unit, ठीक है। तो अगर उनको किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट जो है वो यूनिट होगा, ठीक है। मतलब ये जो इररिड्यूसिबल्स होते हैं वो यूनिट के ही प्रोडक्ट्स में लिखे जा सकते हैं, काइंड ऑफ, बिकॉज एक अगर जैसे b is a irreducible element, then if b is equals to cd then either c is a unit और d is a unit, ओके। तो ये क्लियर रखना है दिमाग में, और ये हमारा दिमाग में पहला हो गया। और दूसरा होता है जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, मतलब जो हम पर्टिकुलर एलिमेंट को लिख रहे हैं इररिड्यूसिबल्स के फैक्टर में, तो वो यूनिक होना चाहिए अप टू एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या होता है, एसोसिएट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फॉर विच देयर एग्जिस्ट यू यूनिट यू a is equals to ub, मतलब a b एसोसिएट होंगे एक दूसरे के अगर a is equals to ub, okay, then only, and the order in which factors appear, okay, so they are irreducibles in unique up to the associates and the order in which the factors appear, जो factors जहाँ appear हो रहे हैं उसके order में they are unique and they are unique up to associates। जैसे ऐसे elements हमें मिल जाएं कि अगर a and b are associates if there exists u such that a is equals to ub, okay, तो ये हमारा होता है। तो हमें ऐसे एसोसिएट्स मिल जाए तब तक हम लोग उसको यूनिक रखते हैं, दे आर यूनिक एंड दे एंड आल्सो द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अपीयर। नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन इन विच एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जो कि ऐसे लिखा जाए, इट इज ऑफ द फॉर्म r belong to r for some a belonging to r, like a generator, ठीक है। हम उसका एक जनरेटर फाउंड कर लेते हैं, then we can write it in the form of that. So if that is the principal ideal domain. Now we come back to the question. Now we'll see कि हमारा Gaussian integer क्या है, okay. So I'll tell you ऐसे it is actually तीनों होते हैं। Now we'll prove it that is an Euclidean domain, and by using the theorem we'll directly prove it is ideal and unique factorization. How? Because हर जो यूनिक यूक्लिडियन डोमेन होता है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, और हर जो यूक्लिडियन डोमेन होता है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता ही है। तो हम क्या करेंगे, हम खाली इसको यूक्लिडियन डोमेन प्रूव कर देंगे और फिर थ्योरम्स, दोनों थ्योरम्स लिख करके will show that it is principal ideal also and unique factorization also. We need not prove the theorem whole, okay, so we don't need to prove the whole theorem, okay. Let's start. Zi is the, okay, so हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं j is equals to a plus ib such that a comma b belongs to z, okay। ये हमारा ये Gaussian integers को हम ऐसे एक्चुअली करते हैं डोनेट, ये होता है हमारा, डिनोट करते हैं हम लोग zi से, ओके। सो नाउ हम क्या करेंगे, हमने अभी यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमें दो चीजें दिखानी है कि d of a is less than d of ab, and if a comma b belong to d, b is not equal to 0, then a can be by division algorithm, a is equal to bq plus r, where r is either 0 or d of r is less than d of b, करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट x comma y, लेट x is equals to, हम ये दोनों लेते हैं जो Gaussian integer से, x is equals to a plus ib and y is equals to c plus id, ठीक है। हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए बिलोंगिंग टू, ये लिख दो या is equal to j only, ठीक है। देन नाउ वी कैलकुलेट व्हाट इज xy। xy क्या आएगा हमारा, xy will be a plus ib into c plus id. It has calculation which will be equal to ac minus bd plus I AD plus BC. I hope you can see that AC minus AC plus IAD आ जाएगा, plus IBC आएगा, plus I square is -1, so it will be minus BD. Okay, so AC minus BD, IAD plus BC. I've written it मतलब एक बार में
आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया है. नाउ वी कम टू डी एक्स वाई. अब यहाँ पे पहली मैथ में कर देती हूँ डी क्या है. ठीक है, डी ऑफ एक्स ए प्लस आई बी इज एक्चुअली द मॉड ऑफ ए प्लस आई बी which is equal to a square plus b square. Okay, so now we come to this. So what will be the d of xy? So d of xy will be, ये हमारा a, ये हमारा b. So this square plus this square. Okay, ac minus bd whole square plus ad plus bc whole square. ठीक है, any doubt, anyone? No doubt. Yes, so we will solve this. So it will get a square c square plus b square d square minus 2ac bd whatever plus a square d square plus b square c square plus 2ad bc. So you see these both are equal. We get it cancelled because a b c d जो भी हैं ये belong to integer. a b c d belong to integer, so they are commutative. ठीक है, therefore commutative. ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैसे लिख दिया. ओके, यू शुड बी क्लियर अबाउट एवरी स्टेप. तो ये हमें समझ में आ गया कि ए सी बी डी इज इक्वल टू ए डी बी सी बाय बिकॉज associativity and commutativity with respect to multiplication. ठीक है, integers में. They're not, I'm not saying they are group. I'm not saying they are group. I'm not saying that is a group under multiplication. But I am just using the property of the elements of Z कि वो commutative होते हैं और वो associative भी होते हैं. ठीक है. Okay. So now d is equal to x y हमने निकाला. So it came to be a square c square plus b square d square plus a square d square plus b square c square, which comes out to be a square plus b square into c square plus d square. Okay, now we calculate d of x also d of x dot d of y. Okay, this will be what? D of x will be a square plus d square dot c square plus d square. So you can see that d of xy is equal to, yeah, so d of xy is equal to d of x into d of y, correct? So we can say this implies d of x is less than equal to d of xy. Okay, yes. So d of x जो होगा, yeah, clearly because d of x is a square plus b square and d of xy is a square plus b square to c square plus d square. So d of x is less than. So we have proved the first part for the Euclidean domain. ठीक है, ये हमारा first है कि d of a should be less than equal to d of ab, where a b is non zero elements of the d integral domain. यहाँ हमारा integral domain क्या है? Z है, right? They are non zero elements of the integral domain Z. Yes. तो clear हो गया. Now what we do, let x comma y belongs to zi. अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम यही दो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो belongs to j. हम यहाँ j ले रहे हैं, वही zi है हमारा, such that हमारा y जो है not equal to 0 है. Now we consider x by y. This will be equal to a plus ib upon c plus id, right? Which belongs to qi. Qi, this is the ring, the rational number wala, which is the subring of, you know, this is the subring of c, and but we take the coefficients are the rational numbers. Yes, they are ac, b by d. Yeah, this can be also written as a by c. Yeah, so then we come to, which is a rational number, we can now clearly see. Yeah, so now let, अब हम क्या करते हैं, let x by y is equals to s plus it, जहाँ पे s और t जो है they belong to q. हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें ऐसे दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे, s और t, जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी चूज इंटीजर्स m comma n such that we consider it that m minus s is less than 1 by 2 and n minus t is also less than 1 by 2. Okay, we consider this. Now x by y is equal to s plus it, which can be written as s plus m minus m plus I t plus n minus n, correct? So which can be written as m plus I n, ये एक हमारा अलग हो गया, plus bracket
s plus m plus I t minus n, sorry, not plus, minus t minus n, this, right? Correct. So we get this. Now we can write this implies x is equal to m plus I y, sorry, m plus I n into y, m plus I n into y plus s minus m plus I t minus n whole into y. So now we assume let qx is equals to, or with not qx, we are not dealing with polynomials. Q is equals to m plus in, and this also belongs to Gaussian integer. Integers are m and n, and r is equal to s minus m plus I t minus n whole y. This is equals to r. So we can write, this implies we have written x is equal to qy plus r. ये हमारा आधा पार्ट हो गया. नेक्स्ट वाले इसका कि we have found q and r belonging to the same Gaussian integer such that x can be expressed as qy plus r in terms of y. ठीक है. Now we need to show r के बारे में कि या तो r 0 है या degree of r is less than, sorry, d of r is less than d of y. Yes, correct. So now we have done that. Now since therefore x is equal to this. Yes, since x comma y belongs to j, therefore r also belongs to j only. Now if r is equal to 0, then we are done. मतलब हो गया. अगर r 0 है तो ठीक है, ji zi में है तो 0 हो सकता है. तो अगर r 0 है then we are done. But if r is not equal to 0, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे r क्या है? Now we'll deal with r. r is equals to s minus m plus I t minus n whole y. Right? Now we'll take d of r. We need to show that d of r, to show that d of r is less than d of y. Keep that in mind. Okay, we need to show that. So now this is equal to d of r. What will be d of r? Will be equal to d s minus m plus I t minus n, right, in whole into y. Correct. This will be our d, so which will be equal to d bracket s minus m plus I t minus n into d of y. Okay, this will be what? It will get distributed, multiply हो जाएगा दोनों में. अब यहाँ पे हम लगाएंगे d जो हमारा था, what it was, that d of a plus ib is equals to a square plus b square. Correct. So this will be what? S minus m whole square plus t minus n whole square dot d of y. Now remind us of the equation where we took. So from this star equation जहाँ पे हमने mod of m minus s, so this implies that what? mod of m minus s अगर less than 1/2 है, इसका मतलब क्या है? s minus m का square जो है is less than 1/4 and t minus n का square, यहाँ पे minus sign is adjustable. Correct. Why? Because mod लगा हुआ है, absolute value लगी, absolute sign लगा हुआ है, is less than 1/4. So we can, here we will just put it from equation star. This implies यहाँ पे हो जाएगा, this is less than, clearly less than. Okay, this is less than, this will be 1/4 plus 1/4 into d of y, which will be equal to 1/2 d of y, right, which is less than dy. Correct. So this implies indirectly r is less than dy. Yeah, d of r, sorry, d of r is less than dy. So now we have proved both the things. कि पहली thing थी कि dx is less than equal to dxy, and the second thing was we need to find two q and r belonging to j. ठीक है, such that we can written as this. यहाँ पे second mark करो, और हमने ये भी दिखा दिया कि that either r is equal to 0. If r is equal to 0, then we are done. If r is not equal to 0,
then it is less than equal less than dr is less than dy. So this implies by definition of Euclidean domain, J is a Euclidean domain, right? Now we need to show now by theorem. The theorem बहुत clearly लिखेगा that every, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, यूक्लिडियन नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ED is a PID, that is principal ideal domain. Every ED is a principal ideal domain. This implies that J is a principal ideal domain, and by the theorem, that is every Euclidean domain is a unique factorization domain. ठीक है, so this implies जो हमारा J है वो UFDB है. So therefore अब यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क करते हैं कैपिटल A, इसको मार्क करते हैं कैपिटल B, इसको मार्क करते हैं कैपिटल C, and then we write that therefore by A, B and C given J is equals to A plus IB such that A comma B belongs to Z is a Euclidean domain, comma principal ideal domain and a unique factorization domain. Okay, this ends our question here and I hope ये clear हो. हमने यहाँ से UFD को proof, sorry, Euclidean domain की definition को proof किया and हमने theorem से help से भी proof that it is PID also and a UFD also, unique factorization domain as well. Now we come to the next question. जबकि क्वेश्चन में देखिए ऐसे पूछे नहीं कि आपको प्रूफ करना है, पूछा था खाली क्या है, बट हमने क्या किया, हमने पहले पता लगाया कि क्या वो यूक्लिडियन डोमेन है और हमें पता है कि हमारे पास थ्योरम्स हैं. ऐसे अगर हम प्रूफ कर दें कि यूनिक फैक्टराइजेशन है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन है तो वो पीआईडी तो होता है. ठीक है, ऐसा एक थ्योरम है, देयर इज अ थ्योरम व्हिच सेज that every unique factorization domain is a principal ideal domain, but then we would have not known about Euclidean domain. बट यूक्लिडियन डोमेन में हमने पढ़ा है कि उससे हम दोनों को इम्प्लाई कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई हमने पहले यूक्लिडियन डोमेन पे वी ट्राई टू प्रूव कि वो यूक्लिडियन डोमेन है, फिर हमने थ्योरम्स की हेल्प से भी प्रूव कि वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी. जैसे ही वो यूक्लिडियन डोमेन हुआ वैसे ये दोनों तो होना ही है. ओके हाँ, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है. अभी हम 2013 के ही क्वेश्चन कर रहे हैं. जैसे आप देख सकते हैं 2013 में काफी क्वेश्चन आए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं. अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन, और मतलब इसमें बस यही है कि फील्ड प्रूफ करो, मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इनवर्स निकालो एंड देन इसका क्या इनवर्स होगा, और फिर हमें बस एक मैपिंग दी है और हमें उसको प्रूफ करना है कि वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, जिसका अभी मैं डेफिनेशन में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिंग में आइसोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन होती है. तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे. आई विल नॉट डू मच वर्क, आई विल गिव यू द ब्रीफ, मतलब आई डू द वर्क. आप मेरे साथ साथ आपको ज्यादा काम करना है. एक्चुअली मैं आपको बस ये समझाऊंगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं. आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ये बहुत स्कोर गेनिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके लेट्स डू दिस टुगेदर, साथ में करेंगे. तो हमें पहली बात दिखाना है, पहला पार्ट यही दिया हुआ है कि सेट दिया हुआ है, क्लियरली इसमें नहीं दिया हुआ है कि ये रिंग है, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये रिंग है. फिर हमें पूछा है कि वो एक फील्ड है. ठीक है, तो यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो हमें ये दिखाना है टू शो दैट एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज अ फील्ड वेयर हमारा प्लस क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन एंड हमारा डॉट क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हमें ये दिमाग में रखना है. ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको पता है क्या होता है. अब फील्ड की डेफिनेशन, बाई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी every non-zero element is unit. ओके तो ये दिमाग में रखना है. हमें क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है. पहली बात तो हम इस पे फोकस करेंगे कम्यूटेटिविटी पे, फिर रिंग, फिर यूनिटी, फिर नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट. ओके चलो लेट्स गो.
यस, तो अभी हम पहला हम प्रूव करेंगे रिंग के लिए, ठीक है। रिंग के लिए क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा जो सेट है, पहले मैं यहाँ से लिख लेती हूँ क्या है, a माइनस बी बी, a minus b b a, such that a comma b belongs to the real number, right? देख लेते हैं एक बार, यस, रियल नंबर। तो ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स है, और अगर हम इसको ग्रुप में सोचें तो क्लियरली वी कैन सी दैट एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। सबको आई होप ये दिखना चाहिए, और जिसको नहीं दिख रहा है वो ये प्रूव करेगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप होगा ये, हम लोगों ने प्रूव भी करा हुआ है ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और with respect to multiplication this is a semi group, semi group तो है ये, I think it will become the group also, मेरे हिसाब से इसमें इनवर्स मिल जाएगा, और आइडेंटिटी भी होती है, that will be the यूनिट आइडेंटिटी एलिमेंट, और मेरे हिसाब से इसमें सब कुछ हो जाएगा, और कोई भी बाउंडेशन नहीं दी हुई कि a should not be equal to 0, b should not be equal to 0, तो क्लियरली कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्रुप भी होता है, और मुझे पता है कि ग्रुप भी होता है, और ये सेमी ग्रुप भी होता है। सेमी ग्रुप में वही होता है क्लोजर एंड एसोसिएशन, एसोसिएटिविटी दिखाना चाहिए, एसोसिएटिविटी होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करना है, मैं एक साइड का करूंगी, ओके। क्लियरली दिख रहा होगा कि होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, बट देन ओनली आल्सो आई विल प्रूव इट एक साइड का। So we need to show that distributive में क्या होता है, that a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. So now we what we take, let capital A is equals to a minus b b a, capital B is equals to c minus d d c, and capital C is equals to e minus f f and e. This belongs to S. ये तीनों ऐसी मैट्रिसेस हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं एस की रिक्वायरमेंट्स को, और ये तीनों मैट्रिसेस हमने ऐसी ली हैं जो एस में बिलोंग करती हैं, ठीक है। नाउ वी विल फर्स्ट कैलकुलेट a डॉट b प्लस c, ओके। सो a डॉट bracket, or we'll use this one bracket because that bracket we use for matrices, bracket b is c minus d d and c plus e minus f f and e. So we'll add normally, that will become c plus e minus d minus f d plus f and c plus e, राइट। देखो आप देख सकते हो कि ये जो हमारी एडिशन करके b प्लस सी आया है, वो भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो एस में बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है इट इज क्लोजर होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, करेक्ट। ये हम दिखा सकते हैं क्लियरली, यस, सी प्लस ई है, बिकॉज देखो ये ए दिस एंड दिस इज इक्वल एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस, करेक्ट। And now what we'll calculate, we'll multiply it by a minus b, b and a into c plus e minus d minus f, d plus f and c plus e, okay. This will become equal to already directly, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना ये सही है कि नहीं, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ये पहला आएगा हमारा सॉल्विंग के बाद पूरा, यहाँ पे आएगा माइनस ए डी माइनस ए एफ माइनस बी सी माइनस बी ई, ओके। एंड यहाँ पे आएगा बी सी प्लस बी ई प्लस ए डी प्लस ए एफ, एंड यहाँ पे आएगा सेम, ये पूरा सेम आएगा। देखो ये इसका नेगेटिव का पॉजिटिव है, एज यू कैन सी सारे प्लस हो गए, है ना। और यहाँ पे ये सेम ही आना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेम ही लिख दे रही हूँ, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ओके। This is what we have got from A dot BC. Now we'll calculate A dot B plus A dot C, ठीक है, which will be, हमें सेपरेट कैलकुलेट करना है, a माइनस बी बी ए इंटू बी ए सी माइनस डी डी सी प्लस a माइनस बी बी ए इंटू ई माइनस एफ एफ एंड ई, ठीक है। दिस आई विल कैलकुलेट, सो व्हाट विल इट बी, डायरेक्टली मैं लिख दूं, डायरेक्टली इसको लिखती हूँ पहले, a प्लस ए सी माइनस बी डी
minus AD minus BC, BC plus AD, and minus BD plus minus BD plus AC. Yeah, you can again see कि फिर से देखो हमारा क्लोजर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है. देखो आप देख सकते हो ए बी को मल्टीप्लाई किया तो देखो ए सी माइनस बी डी ये भी उसका वही है, एंड माइनस ए डी माइनस बी सी और इसका पॉजिटिव बी सी माइनस प्लस ए डी. तो ये वाली पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है वो हमारी एस में बिलोंग कर रही है. करेक्ट. प्लस ये भी हम देखेंगे इसमें भी ऐसे ही आएगा. इट विल बी ए ई माइनस बी एफ minus AF minus AF minus BE. This will be BE. अब इसका पॉजिटिव लिखना है तो this will be BE plus AF and this will be the same. It will be AE minus BF. Correct. अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे then directly what we will get is AC minus BD plus AE minus BF. First term you can see it is same. AC plus AE minus BD minus BF. This is same as this, right? Correct. So we are going to get the second term as minus AD minus BC minus AF and minus BE. आप इसको चेक कर लो. देखो minus AD है, minus BC है, minus AF है, minus BE है. टर्म कई अगल बगल हो रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. बिकॉज सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है आर से. तो दैट डजंट मैटर कि हमारा बी पहले आ रहा है कि एडी पहले आ रहा है. अब इसका पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई और जो सेम यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए ई minus BD minus BF. So we have got that this implies that A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. ठीक है. This implies distributivity holds, like distributive law holds. So now we have showed the first thing. This implies clearly that S with respect to the matrix multiplication and or addition is a ring. Now we have shown that it is a ring. Okay. Now we need to show that it is a commutative. Now we come to commutativity. Commutative ring. कुछ नहीं है, खाली बहुत सारा काम है बस इसमें. इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम है और कुछ नहीं है और अच्छा खासा क्वेश्चन है. 15 आई थिंक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. तो ठीक है. तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस. ए बी बिलोंग्स टू एस. हमने कोई दो ऐसी मैट्रिसेस ले ली. वही है कि ए हमारा क्या है, ए माइनस बी बी ए है और सी हमारा सॉरी बी हमारा क्या है, सी माइनस डी डी एंड सी. ओके. देन वी कैलकुलेट ए बी and we have to prove that is equal to BA. AB क्या हो जाएगा, A minus B BA into C minus D into DC. Correct. And this will be equal to what it will become. This will be equal to AC minus BD. AB हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं. माइनस AD माइनस BC. ठीक है. तो ये हो जाएगा BC plus AD and this will be AC minus BD. ओके. नाउ एज यू कैन सी कि हम इसको अब या तो हम ऐसे करें कि बी ए निकाले ए बी निकाले शो कर दे इक्वल है, या तो हम इसमें भी लिख सकते हैं लाइक लेट्स डू इट दैट वे ओनली. बी ए निकालते हैं. अब बी ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी सी माइनस डी डी एंड सी into a minus b b and a. Okay. And if we'll calculate this, we'll get ca minus db, right, minus cb minus cb minus cb no not yes minus cb minus cb minus da and then we'll get here cb plus da and we'll get again ca minus db. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाउ सिंस a comma b comma c comma d belong to R, we know that AC is equals to CA, DB is equals to BD. ठीक है. एंड और क्या क्या है, AD is equals to DA एंड ये सब इक्वल होंगे. वाई? बिकॉज R is commutative. ठीक है. R में जो एलिमेंट्स होते हैं वो commutative होते हैं. So this is equal to AB. Correct. So this implies BA is equal to AB. Hence it is commutative ring. Okay. Then now we come to prove that it has a unity.
now we'll calculate the unity. Okay, now we write unity, commutative ring with unity, right? So now दो तरीके हैं कि हमको पता है कि I is equal to 1001 is the unity, हम इसको satisfy करा के दिखा दें तो वो है, तो इसलिए है, और we find it out. Okay, so मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, आप प्लीज इसको करना, और we can do, चलो ठीक है मैं करके दिखाती हूँ. क्योंकि हमें कैसे पता, बिकॉज जो एस होता है ना मैट्रिक्स में, उसमें बेसिकली यूनिटी बेसिकली बहुत जगहों पे आई आती है, इफ इट इज द ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, बट ले लेते हैं, लेट E1 माइनस E2 एंड E1. अब ये ऐसी मैंने मैट्रिक्स लिया है जो एस को बिलोंग करे. ठीक है, एंड वेयर E1 कॉमा E2 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, बी द यूनिटी. नाउ बाय डेफिनेशन of unity, this implies that a dot, यहाँ इसको E मान लेते हैं, E should be equal to A, correct? So now we'll show this implies A minus B, B A into E1 minus E2, E2 and E1 should be equal to A minus B, B and A, correct? Okay, so this implies A E1 minus B E2 माइनस ए ई टू माइनस बी ई वन. अगर देखा जाए तो हमारा ए पे काम खत्म है, बिकॉज हमें ए और बी मिल गया है, बट हम पूरा तो लिखेंगे ही ऑब्वियसली. तो ये हमारा आ जाएगा ए ई टू प्लस बी ई वन, और ये हमारा फिर से ए ई वन माइनस बी ई टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी एंड ए. ओके, सो नाउ दिस इम्प्लाइज हमारा ए क्या है, ए ई वन माइनस बी ई टू इज इक्वल टू ए, एंड बी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, इसको मैं उल्टा लिखूंगी, बी ई वन plus AE2 is equal to B. Now we'll solve the two equations. We'll multiply this equation by A and multiplying this equation by B, and this implies हमें E1 E2 निकालना है ना. This implies A square E1 minus AB E2 is equals to A square. Then B square E1 plus AB E2 is equals to B square. Correct? So now it will minus, add this, then it will become E1 A square plus B square is equals to A square plus B square. Correct? Now this implies E1 comes to be 1. अब E1 आप 1 आ गया. Now we know that A E1 minus B E2 is equals to A E1 E1 1 आ गया, तो हमारा E1 1 है, तो हमारा A माइनस बी ई टू इज इक्वल टू A हो गया. तो हमारा क्या हो गया, बी ई टू इज इक्वल टू 0, तो E2 इज इक्वल टू 0 आ गया. तो देयरफॉर यूनिटी E is equals to E1 minus E2 and E1. Okay, this is equals to the identity matrix. Now we have done it. We have nullified with the help of the right identity, right unity, and now we'll take out the left and check by. Now we'll check that 1001 into A minus B, B into A. This is equal to 1 into A is A. Okay, multiplied by this, 1 into minus B is minus B, multiplied by this, this will become B, and this will be 0, and this will be A. Okay, so therefore unity mil gayi 1001. Now we need to show that every non-zero element is a unit, right? So every non-zero element is a unit. Now we'll consider A inverse. हम A inverse निकाल सकते हैं. ठीक है, every non-zero element. ना हमने क्या लिया, एवरी नॉन, हम पहले यहाँ लिख देते हैं एवरी नॉन, मतलब सबके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. ठीक है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, तो हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए डॉट ए इनवर्स should be equal to E. Correct? So this implies A inverse is equals to
yeah, we can say that A into A inverse is equal to E होता है, और हमें पता है कि A inverse कैसे निकालते हैं सारे एलिमेंट्स का, 1 upon determinant of A into the composite one, right? ये तो है plus minus minus plus, and we can write it here. If we take this, this will be the ding ding A, right? There here we take it, you know, the cofactor and cofactors we have to take out, right? Adjoint A, you know, like adjoint A we need to take out. This is a cofactor wala, right? So this will happen to be B minus B, and I think it will come equal, right? It will come to be equal as the same matrix. Okay, so this is what it is. So हमारा determinant क्या है? 1 upon A square plus B square है. ठीक है, determinant हमारा, you can say C, A minus B, B A, determinant A square plus B square. ठीक है, determinant of A, determinant of this. ठीक है, okay. A square plus B square, A minus B, B and A. Now if you multiply it inside, we get it A upon A square plus B square minus B upon A square plus B square, B upon A square plus B square, and A upon A square plus B square. We can clearly see that this belongs to S. Why? Because if this is the element A, then this is the same element, and इसका negative है, तो ये उसका positive है, right? So this belongs to S. So this implies that every non-zero element is a unit. Okay, so therefore जो हमारा ये हमने S लिखा है वो एक फील्ड है. ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी तक. Now we come to the second part which says what are the additive and multiplicative inverse and what is the inverse of. What are the additive and multiplicative identity, I think. Just let me see. सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ये गलत लिखा है यहाँ पे. ये क्वेश्चन एक्चुअली है व्हाट आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज. ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज निकालनी है. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द इनवर्स आइडेंटिटीज. ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ. सो नाउ वी आर कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट्स द यूनिटी इटसेल्फ. So I'll not calculate again. I'll directly write the multiplicative identity. जिसको हम यूनिटी भी कहते हैं, multiplicative identity, that is unity is the 1001 identity matrix. Now we come for the additive identity, which is called the zero element additive identity. Again we can do it by assumption. Okay, we assume, let, again we can take it the same, E minus E2, E2 and E1, which belongs to S, be the zero element. Okay, it is also known as a zero element. ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, जीरो एलिमेंट. तो दिस इम्प्लाइज, जो हमें पता है कि इसकी क्या होनी चाहिए, A प्लस, अगेन वी कैन गिव इट द न्यू नोटेशन. इसको नोटेशन दे देते हैं O. O is equal to, ठीक है, A plus O is equal to A only, right? ठीक है, so अब A हमारा क्या है, A minus B, B and A plus E1 minus E2, E2 and E1 should be equal to A minus B, B and A. Okay, now we add normally. This implies A plus E1 minus B minus E2, B plus E2 and A plus E1 should be equal to A minus B, B and A. Okay, so this implies clearly A plus E1 should be equal to A and B plus E2 should be equal to B, and this implies E1 is equal to 0 and E2 is equal to 0, and this implies that हमारा O क्या आ गया, 0 0 0 0. ठीक है, and this belongs to S.
How? Because 0 belongs to R, right? 0 belongs to R, correct? तो हमने यहाँ लिया हुआ है कि this belongs to S. So this implies R0 element is the null matrix, correct? No doubt anyone? I hope this should be no doubt because very easy. Now we need to find multiplicative inverse of. Now see, it's not mentioned in the question ki which inverse, ठीक है? And what is the inverse of 1 minus 1, 1 and 1, ठीक है? अभी हमें नहीं बताया कि इनवर्स कौन सा निकालना है, तो हम दोनों भी निकाल सकते हैं, है ना? आई थिंक एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? Into this should be equal to 0 0 0. We can take it out. Yeah. Now we'll see. Let's see both. Okay. Then we'll see which one doesn't exist. Okay. If it doesn't, chalo करते हैं. To find inverse of 1 minus 1 1 1. Okay. Clearly multiplicative inverse हमने जैसे भी निकाला था, ठीक है, वो तो क्लियरली हो जाएगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1/2. 1 minus 1 1 and 1 सेम ही आएगा, आप करके देख लो, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू 1/2 minus 1/2 1/2 and 1/2. ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया. नाउ फॉर एडिटिव इनवर्स we let A inverse minus B inverse and A inverse, ठीक है, be the, या हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं ना, बिकॉज हमें A भी तो करना नहीं है अभी, इसका ही करना है तो हम डायरेक्टली इसका ही करेंगे, ठीक है. तो 1 minus 1 1 and 1 be the inverse of A minus B. मतलब हम ऐसे हम उसको नॉर्मल कोई भी मैट्रिक्स अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. A minus B, B and A. अब देखो आई हैव टेकन द ग्रुप, तो ऑब्वियस है कि करना तो चाहिए एग्जिस्ट, करेक्ट. तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स होगी एस में जो उसकी इनवर्स होगी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है. 1 minus 1 1 1, ठीक है. तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या होगी. तो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है? बाय प्रॉपर्टी इनवर्स के ऐड करो तो जो द थिंग दैट शुड कम इज द जीरो एलिमेंट, राइट. सो 1 minus 1 1 and 1 plus A minus B, B and A should be equal to 0 0 0 0, right, जो कि हमारा U0 एलिमेंट है, और the additive identity that you say. This implies क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 plus A minus 1 minus B 1 plus B and 1 plus A, which is equal to 0 0 0 0, ठीक है. And this implies 1 plus A is equals to 0 and 1 plus B is equals to 0. So A comes to be minus 1 and B comes to be minus 1. So they come to be equal, right? तो हमारा क्या हो गया? Therefore inverse of 1 minus 1 1 1 additive, यहाँ पे additive लिख दो. Additive inverse is equal to minus 1 1 minus 1 1, sorry, minus 1, because A is minus 1 minus B is 1, B is minus 1 and A is minus 1. So this is it is okay. We can check also. How will check कि हम उसको हमने किस साइड से निकाला है. Okay, now we'll take it on this side. Minus 1 1 1, sorry, 1 minus 1 plus 1 minus 1 1 1. Okay, it will be equal to minus 1 plus 1 0, 1 minus 1 0, minus 1 plus 1 0, minus 1 plus 1 0. It is correct, ठीक है. So identity हमारी additive inverse ये हो गया. Now we go to the last part of this question, जो कि है कि हमें मैपिंग दी हुई है. गिवन F is a mapping from C complex numbers to S the given ring, ठीक है, such that F of A plus IB is equals to this matrix only, ठीक है.
बी ए, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, 1 1 onto होमोमॉर्फिज्म है, तभी वी विल बी एबल टू प्रूव दैट इट इज आइसोमॉर्फिज्म, करेक्ट। सो नाउ वी कम टू 1 1, 1 1 का उल्टा वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड आई विल नॉट शो। तो लेट हम लेट करते हैं, लेट a comma b, सॉरी, वी टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिकॉज हम सी से ले रहे हैं ना, हमारा डोमेन सी है। तो a प्लस आई बी कॉमा सी प्लस आई डी बिलोंग टू सी सच दैट उनके जो f हैं दे आर इक्वल, नाउ टू शो दैट दे बोथ आर इक्वल, राइट, इज इक्वल्स टू f ऑफ c प्लस आई डी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दो matrices are equal, a minus b, ba is equals to c minus d, da, dc. Now since two matrices are equal, तो उसका मतलब कि उसके जो corresponding वो होते हैं elements वो equal होते हैं. So this implies a is equal to c and b is equal to d. Now if a is equal to c and b is equal to d, this implies that a plus ib will be equal to c plus id, correct? So this implies, therefore f is 1 1. We are done. F is 1 1. Now we come to onto. Onto we can clearly write a definition that for all a, the matrices a minus b, b a belonging to S, there will exist a complex number a plus ib belonging to C such that f of a plus ib is equals to a minus b, b and a. Okay, where a comma b belongs to real numbers. Okay, yes. Now we come to onto 1 1 onto and homomorphism. Now we have already discussed that in ring we need to prove homomorphism for both the operations. That is, we need to prove f of a plus ab is equals to f of a plus f of b, and f of a dot b is equals to f of a dot f of b, correct? Okay, so now we'll take f of a plus ib plus c plus id. We took two elements and we took this. Okay, now what will be, पहले हम इसके अंदर ही लगा लेंगे, इसको हम रियल पार्ट एक साइड एंड इमेजिनरी पार्ट एक साइड करके we can write it as a plus c plus I b plus d. Now we'll put the operation on it, we'll apply the mapping on it, which will be a plus c minus b plus d, right, b plus d and a plus c. Okay, so now this can be written as the sum of two matrices A minus B, B and A plus C minus D, D and C. As you can see clearly, A plus C minus B minus D, B plus D and A plus C. Okay, and now this is what? This is f of A plus IB plus f of C plus ID. So ये हमने prove कर दिया. This implies हमने prove कर दिया कि f of a plus b is equals to f of a plus f of b. Now we consider f of a plus ib dot c plus id. ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा हमारा? This will become f of ac, हम इसमें भी इमेजिनरी पार्ट एक साइड कर देते हैं, ac माइनस बी डी और रियल पार्ट एक साइड, ठीक है, प्लस आई AD plus BC, yes, IAD plus BC, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? दिस मैट्रिक्स विल बी AC minus BD minus AD minus BC, AD plus BC and AC minus BD. And if you will see, this is clearly the multiplication of the two matrices, that is A minus B, BA and C minus D, DC. Okay, so we can write, and these both are the mappings. Yes, f of A plus IB dot f of C plus ID. So therefore we have clearly proved, therefore f is a homomorphism. Okay, now by all the three conditions, we have proved that f, the mapping f is a isomorphism.
तो ये क्वेश्चन आप देख लो कितना बड़ा था, दिस सच अ बिग क्वेश्चन एंड वी हैव डन द एंटायर क्वेश्चन में काफी पार्ट्स थे। पहले हमने फील्ड प्रूफ किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी निकाली, फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स निकालने को बोला था, वो निकाला, दोनों निकाले मल्टीप्लिकेटिव बिकॉज दिया नहीं था क्वेश्चन में कि कौन सा निकालना है। देन वी फाउंड आउट दैट द गिवन जो मैपिंग हमें दी थी वो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया एंड बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। In the last lecture, I'll give you some extra questions. Okay, then there with that, this will be the end of our series. And I hope आपको समझ में आया हो आपके questions. Let's meet in the next lecture. Thank you.